हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में विज्ञान चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण। तो अभी तक जितने वीडियोस मैंने पोस्ट किया, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट बना है वहाँ से भी जाके आप वीडियोज़ को देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने इसके पहले तक देखा था पीएच, जो टॉपिक था उसको हमने कवर किया था, और आज हम देखेंगे बगीचे की पीएच वैल्यू क्या होती है। बट देखो, इस एक्टिविटी को आपको खुद करना है। ऐसा इसलिए कि अगर मैं यहाँ एक्टिविटी बता भी दूंगा तो वो मेरे बगीचे का होगा, आपके बगीचे का तब पता चलेगा आपको जब आप इस एक्सपेरिमेंट को खुद करके बताओगे। ठीक है, कैसे निकालना है तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी यौगिक का पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब चलो अगला जो पॉइंट्स है हमारा, हमारे पाचन तंत्र का पीएच, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमको एंटासिड या फिर हम ऐसे कह लें मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये जो पॉइंट्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बनता है, अगर किसी व्यक्ति में के पेट की अम्लता अगर बढ़ जाती है तो उसको दूर करने के लिए किस तरह का उपचार करना चाहिए। जैसे कि हमने चैप्टर जब शुरू किया था तो स्टार्टिंग में ऐसे स्टेटमेंट से शुरुआत किया था। ठीक है, तो देखो कह रहा है जो हमारा उदर होता है, जो एब्डोमिनल होता है हमारा, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि HCl होता है। ठीक है, ये उत्पन्न करता है, ये खुद से हमारे बॉडी के अंदर पैदा होता है। तभी तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें बैक्टीरिया वगैरह होता है, तो वो उसमें जाके मर जाते हैं, ताकि हमारा इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो ज़्यादा डैमेज ना हो पाए। ठीक है, कह रहा है कि यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अगर ये HCl नहीं होता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता, तो जो हमारा भोजन पचता है वो पच नहीं पाता है। पचने में हो सकते थे 30 दिन या 50 दिन भी लग सकता था भोजन को पचने में। तो ये क्या करता है, भोजन को पचाने में हमारी हेल्प करता है। फिर कह रहा है कि अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। अब मान लो जैसे हम खाना खा रहे हैं, तो हम जो खाना खाते हैं उसमें भी तो अम्ल होता है, और पेट में HCl पहले से पैदा हो रहा है, तो ये क्या करता है, हमारे उदर की अम्लीयता को बढ़ा देता है। उस स्थिति में लगता है कि हमें अपच हो रहा है, हमें वोमिटिंग वगैरह हो सकती है। ठीक है, जिसके कारण से उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। जैसे कि आप लोग पेट दर्द की शिकायत करते हो ना, ये वही कारण है। फिर कह रहा है कि इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये अम्ल है, अम्ल को ख़त्म करना है तो क्या मिलाना पड़ेगा, क्षारक मिलाना पड़ेगा, और उस क्षारक को हम क्या कहते हैं, एंटासिड कहते हैं। ठीक है, इस अध्याय के प्रारंभ में ही उपचार के बारे में आपने अवश्य सुझाया होगा, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर कह रहा है कि एंटासिड अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन करता है। तो जो एंटासिड होता है वो अम्ल की जो मात्रा बढ़ गई है ना हमारे पेट में, उसको ये क्या करता है, कम करने की कोशिश करता है, यानी कि उदासीन, न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। उसके लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, इसी को क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। और ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है ना, ये क्षार तो है, बट ये दुर्बल वाला क्षार है, यानी कि जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको उदासीन करने के लिए हम दुर्बल क्षार का प्रयोग करते हैं, और ये दुर्बल क्षार कुछ और नहीं है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड है, जिसको हम साधारणतः मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, जो बच्चे, छोटे बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा कि उनका दांत जो होता है वो सड़ जाता है, छड़ हो जाता है उसका। ऐसा किस लिए होता है, तो देखो जो हमारे मुंह का जो पीएच होता है ना, वो 5.5 से अगर कम होता है तो जो हमारे दांत होते हैं ना उसका क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जो दांतों का इनेमल होता है, जिसको हम दंत वल्क कहते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, उसको दांत इनेमल कहते हैं, वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी इपेटाइट से मिलकर बना होता है, जिसको हम कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं, और ये कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है। ठीक है, तो दांत का इनेमल किससे बना है, ये आपको याद रखना है, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट कहते हैं, हाइड्रोक्सी एपिटाइट इसका नाम है, ये नाम आपको याद रखना है, इसी से बना होता है। जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, हमारे शरीर में जितने भी पार्ट है ना, जिन पदार्थों से मिलकर बना है, उनमें से ये सबसे कठोर पदार्थ है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, हमारे शरीर का अंग जो है वो सबसे कठोर होता है, तो दांत का इनेमल अगर दिया है तो ये ऑप्शन लगा दोगे। ठीक है, कह रहा है कि ये जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के जो पीएच है उसका मान अगर 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित होने लगता है। तो यानी कि मुंह की अम्लीयता जब बढ़ेगी ना, तब ये क्या होगा, धीरे धीरे इसका क्षरण होना शुरू कर देगा, ये झड़ना शुरू हो जाएगा। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। तो जो हम भोजन मुंह में लेते हैं
उसमें शर्करा और खाद्य पदार्थ का निम्नीकरण करते हैं कौन? मुंह में होने वाले बैक्टीरिया, जिससे क्या होता है? मुंह में अम्ल उत्पन्न होता है। और ये अम्ल जैसे ही 5.5 से कम होना शुरू करता है तो ये हमारे दांतों का क्या करना शुरू करते हैं? संक्षारण शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है, यानी कि खाने के बाद इसीलिए कहा जाता है कि ब्रश कर लो, ठीक है? रात में सोने के टाइम में खाने के बाद ब्रश कर लो। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करने से अम्ल की जो अधिक मात्रा है उसको उदासीन किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, अगर अम्लीयता बढ़ रही है तो उसको कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कोई क्षारीय मंजन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? परिणाम स्वरूप दंत के क्षय को रोका जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। अच्छा, कुछ पौधे भी होते हैं, ठीक है? कुछ पशु या पौधे होते हैं जो अम्ल पैदा करते हैं या फिर क्षार पैदा करते हैं, और वो हमारे शरीर में टच होने पे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हार्मफुल पहुंचा सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि रिएक्शन हो गया है, या फिर कोई बाहर से कीड़ा रेंग गया है, तो ऐसी चीज़ें हमारे अगर बॉडी पे पड़ती हैं तो वो हमारे स्किन को डैमेज कर सकती हैं। तो वो कैसे उससे बचा जाए, यही बातें हो रही है। कह रहा है कि क्या आपको कभी मधुमक्खी ने डंक मारा है? अब चूंकि मधुमक्खी ने डंक मारा है तो आप देखो जलन महसूस होगी। वो जलन कुछ और नहीं होती, वो अम्ल के कारण होती है। कह रहा है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। जैसे ही डंक मारता है तो हमें जलन और दर्द दोनों महसूस होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारकों के उपयोग से आराम मिलता है। अब देखो, जैसे डंक मारा, अम्लीयता बढ़ गई, आपके स्किन में उस पार्ट में अम्लीयता बढ़ गई। अब अम्लीयता को दूर करने के लिए क्षार का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दुर्बल क्षार, वो भी कौन सा क्षार? बेकिंग सोडा वाला क्षार। क्लियर है? इससे आपको आराम मिलता है। अच्छा, नेटल क्या है? नेटल एक तरह का पौधा है। कह रहा है इसमें डंक होता है कि डंक वाले जो बाल होते हैं उसमें मेथेनाइक अम्ल होता है, और वो मेथेनाइक अम्ल जैसे हमारे शरीर के टच में आते हैं वो हमारे शरीर के अंदर आ जाता है। यानी कि नेटल के डंक वाले बाल मेथेनाइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, ठीक है? इसके बारे में हम यहाँ नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। कह रहा है कि प्राकृतिक उदासीनीकरण के विकल्प देती है। नेटल एक शाकीय पौधा है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्ते में डंकनुमा बाल होते हैं। देखो ये जो पत्ता है ना, इसमें डंकनुमा बाल होते हैं। जैसे आप लोग गुलाब के पौधे आपने टच किया होगा, उसमें हल्का फुल्का वो चुभता है, जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों से मेथेनाइक अम्ल, याद रखना है कि जो नेटल का पौधा होता है उससे कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? वो मेथेनाइक अम्ल होता है। उसका स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डांक पौधा, ध्यान देना है, डंक वाले स्थान पर किसका यूज़ करना है? डांक पौधा की पत्ती को रगड़कर उपचार किया जाता है। ये अधिकतर नेटल के आसपास ही पैदा होता है। अब देखो, जहाँ ये नेटल पौधा होगा ना, इसी के आसपास में एक डंक नामक पौधा डांक नामक पौधा उत्पन्न होगा, और ये डांक वाले पौधे को जब हम रगड़ के इस नेटल का जो डंक जहाँ लगा रहेगा वहाँ लगा देंगे तो हमें आराम होगा। यानी कि जो डांक का पौधा होता है ना, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। क्लियर है? ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डाक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, अगर नेटल का पौधा अम्ल पैदा करता है, मेथेनॉइक अम्ल पैदा करता है, तो जो डाक का पौधा है, डाक का पौधा, ये कैसा होगा? इसकी प्रकृति क्षारीय होगी, ठीक है? यानी कि ये क्षार वाला होगा। आप अब जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से अगर नेटल पौधा छू जाने पर आपको क्या करना होगा। क्या आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगने पर प्रभावी होते हैं? जी हाँ, अगर मुझे मधुमक्खी मारता है तो मैं क्या करता हूँ? चूना लगाता हूँ, ठीक है? चूना जो है उसके जलन के प्रभाव को कम कर देता है, लेकिन जो वो सूजन जो हो जाती है उससे बचने के लिए पेट्रोल लगाना चाहिए ताकि वो सूजन भी कम हो सके। अब ये मेरा मानना है, मुझे कई बार ऐसा हुआ है तो मैंने ऐसा किया है, मुझे रिलीफ मिला है। हालाँकि जो चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, वो क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए वो थोड़ा सा आराम पहुँचाता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं, जैसे प्राकृतिक स्रोत में अगर हम एसिटिक अम्ल की बात करें तो सिरका से मिलता है, सिट्रिक अम्ल की बात करें तो संतरा से मिलता है, और सिट्रिक अम्ल ही हमको नींबू से भी मिलता है, ठीक है? तो सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा दोनों से मिलता है। फिर टार्ट्रिक अम्ल इमली से मिलता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर से मिलता है। आगे देखेंगे मेथेनाइक अम्ल, नेटल का डंक, जो हमने अभी नेटल का डंक देखा ना, उससे मेथेनॉइक अम्ल मिलता है, और मेथेनॉइक अम्ल ही चींटी के डंक में भी मिलता है।
ठीक है। और लैक्टिक अम्ल जो है वो जो खट्टा दूध होता है या दूध फट जाता है या फिर जो दही होता है उसमें हमको क्या मिलता है, लैक्टिक अम्ल मिलता है। तो ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे और ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा। जैसे आप दूध देखो तो फटा हुआ दूध कहो तो इसमें कहो लैक्टिक एसिड है, टमाटर देखो ऑक्जेलिक एसिड है, ऐसे ही इमली देखो टार्टरिक एसिड है, फिर संतरा देखो तो सिट्रिक एसिड, या नींबू देखो तो बोलो सिट्रिक एसिड है। ये नाम आपको जल्दी याद हो जाएगा, रटोगे तो जल्दी याद नहीं होगा।